पढ़ाई में किस प्रकार से थे आप? पढ़ाई इतना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था रहा हूँ। तो मेरे को अकाउंट्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं 3 साल तक मेरे खुद के कॉलेज का मैं सिर्फ अकाउंट्स में टॉपर रहा। जी जी जी। सागर जी, अकाउंट का हिसाब किताब देखते देखते आप खिलाड़ियों के खेलकूद का प्रत्येक भाग का हिसाब किताब आप बराबर रखने लगे। हाँ, शायद जी। ऐसे ही कुछ। क्रिकेट से लेकर फुटबॉल तक हर एक खेल की ताज़ा तरीन जानकारी के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स टुनाइट। दोस्तों, गुरु बिन ज्ञान नहीं, इस कथन का चरितार्थ सार्थ ठहरती है, जिसमें इंसान के जीवन का अखाड़ा हो या खेल का मैदान हो, गुरु की महिमा हमेशा से ही गाई जाती है। दोस्तों, आज हमारे साथ स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से एक ऐसे गुरु जुड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन, परिश्रम, निष्ठा और जुनून से अपने खिलाड़ियों में ऐसा मादा भरा है जिससे कि विश्व पटल पर भारतीय तिरंगे को वे एक अलग खेल में लहरा रहे हैं। हम सभी भारतीयों का एक ऐसे खेल में सपना, जिसको उन्होंने पूरा कर दिखाया, उस सपने में हकीकत का रंग भरा। आज हमारे साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फेंसिंग के मुख्य कोच सागर लघु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार सागर जी। नमस्ते सर। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया, आप बताइए सर कैसे हैं? बस बस हम भी यहाँ पर ठीक है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस, और इस खेल दिवस के शुभ अवसर पर आपके साथ जुड़ने का मौका, और एक ऐसा खेल जिसके की बारे में हम बात कर रहे थे, जिसका सपना हम सभी भारतीयों का था, उस सपने को आपने, आपकी टीम ने और आपके खिलाड़ियों ने जिस प्रकार से पूरे विश्व के सामने दिखाया, और सभी भारतीय हतप्रभ रह गए, देखते रह गए आपके इस खेल को, फेंसिंग को। उम्मीदें काफी जगी, और उम्मीदों में जिस प्रकार से मुस्कान आई हम सभी के चेहरे पर, उसका बहुत बड़ा श्रेय आपको जाता है, आपकी टीम को जाता है। थैंक यू सर। जी जरूर, क्योंकि आप सभी को पहले अपना राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे है, जिसको हम खेल दिवस पे मनाते हैं। और इस बार ओलंपिक में सच में एक अच्छा ओलंपिक रहा है सबके लिए, पूरी इंडियन टीम के लिए, क्योंकि आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल हमने इस बार लेके हैं, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन इस बार था। और ये इस बात की भी खुशी बहुत है कि एक जो नया स्पोर्ट्स था इंडिया के लिए, फेंसिंग, जो तलवारबाजी जिसे बोला जाता है, तो ये एक नया स्पोर्ट्स इंडिया के सामने आया, लोगों को इसके बारे में पता चला। आज तक लोगों ने बहुत बार सिर्फ टीवी पे ओलंपिक के टाइम पे उसके बारे में सुना होगा या देखा होगा, एक्चुअल में क्या है इसके बारे में इतना किसी ने जानने की इंडिया में कोशिश नहीं की होगी, क्योंकि इतना इंडिया में वो पॉपुलर नहीं, और हमारे कोई खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। पर हाँ, इस बार पहली बार इंडिया में हमारी, मेरी एक स्टूडेंट है भवानी देवी, उसने पार्टिसिपेट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और एक अच्छे लेवल तक प्रदर्शन करके उस खेल के बारे में सब लोगों में जो रुचि जगाई है उससे, या जरूर बहुत खुश हूँ, क्योंकि हर कोच का सपना यही रहता है कि आप खुद का खिलाड़ी ओलंपिक में प्रेजेंट करे और ओलंपिक मेडलिस्ट बने करके। तो शुरुआत हमारी हो चुकी है, और आने वाले दिनों में इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखेगा, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। जी जी। सागर जी, इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, अपनी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस चर्चा के दौर में लिए चलता हूँ, आपको आपके बचपन की ओर। सागर जी, आप अपने बचपन और अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं। वैसे बेसिकली स्पोर्ट्स बैकग्राउंड हमारे फैमिली में पहले से है, क्योंकि मेरे पापा खुद रेसलर रह चुके हैं, वो नेशनल मेडलिस्ट रह चुके हैं। जी उसके बाद मेरी माँ भी एक स्टेट लेवल तक बैडमिंटन प्लेयर रह चुकी है, टेबल टेनिस से बैडमिंटन खेलती थी। तो घर में थोड़ा स्पोर्ट्स का माहौल तो पहले से था। पापा हमेशा मेरे को सपोर्ट करते कि तुम कुछ करो करके। तो पहले तो शुरू में मैं स्कूल टाइम में तो कबड्डी खेलता था, थोड़ा जिम में जाता था। तो उस टाइम पे जैसे कबड्डी में तो महाराष्ट्र में आपको पता है कि बहुत ज्यादा हेवी कंपटीशन था, तो उस टाइम पे हमारे को इतना चांस नहीं मिला गया ने कि हमने स्कूल नेशनल लेवल तक में कबड्डी खेला था। उसके बाद हम लोग एक जिम में जाते थे रेगुलर बेसिस पे, कि वहाँ पे वर्कआउट करने के लिए। तो वो जिम जिनका था, उन्होंने फेंसिंग एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट फेंसिंग एसोसिएशन की स्थापना की थी वहाँ पे।
तो हम लोग रेगुलरली आने वाले लोग हैं, बिना किसी गैप के आते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते करते उन्होंने हमारे को पूछा कि ऐसे ऐसे एक नया स्पोर्ट्स है, क्या आप उसको ट्राई करना चाहोगे? तो तलवारबाजी का नाम से तो सब लोगों को क्रेज होती है कि एक्चुअली है क्या, ये कैसे है करके देखने के लिए करके हम लोग उस बार गए थे कि क्या है करके। तो हमारे मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मैं बेसिकली महाराष्ट्र सांगली से हूँ, तो सांगली डिस्ट्रिक्ट में हमारी एक मैडम थी, मिस रेखा नैनी करके, तो उन्होंने फेंसिंग को हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। तो उन्होंने हमारे को पहले दिन आके वहाँ पे सिखाया, वो उनकी लड़की थी शिल्पा नैनी। तो उन्होंने हमारे को पहली बार देखा कि ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स है, इसमें ऐसे ऐसे 3 इवेंट होते हैं और आपको अगर खेलना चाहोगे क्या? तो हमने चलो एटलीस्ट कोशिश करके देखते हैं कि तलवारबाजी कैसी होती है, खेल के तो देखते करके ऐसे करके एक बाई चांस से शुरू हुआ स्पोर्ट्स का। ऐसे मीन्स डिसाइड करके कोई ज्वाइन किया हुआ स्पोर्ट्स नहीं है, पर बाई चांस इसकी शुरुआत हुई और आगे आज इस मुकाम तक पहुंच गए हम लोग। जी सागर जी, तलवारबाजी हम फिल्मों में देखा करते थे, इतिहासों में पढ़ा करते थे, तो थोड़ा सा डर लगता है तलवारबाजी से। तो क्या तलवारबाजी शुरुआती समय में जब आप खेल रहे थे तो मन में कहीं कुछ डर था आपके? हाँ, तलवारबाजी तो ऑब्वियसली हम लोगों को भी बचपन से तलवारबाजी में शिवाजी महाराज की तलवार लेकर निकाला और मारो लोगों को, यही था हमारे दिमाग में भी। जी एज अ स्पोर्ट्स करके तलवारबाजी कैसे होगा इसके बारे में क्यूरियोसिटी तो हम लोग को रहती है। हमारे को भी डर लगता था कि शायद कुछ इसमें इंजरी होगा क्या, लगेगा क्या, कटने के चांसेस है क्या। पर जब हमने स्पोर्ट्स को ठीक से जाना तो पता चला कि ये एक ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्बैट स्पोर्ट्स है जिसमें इंजुरीज का परसेंटेज सबसे कम है। और एक दूसरे का, क्योंकि ये इसमें बॉडी कांटेक्ट नहीं होता है अपोनेंट्स के बीच में, जो एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स है इसमें बिल्कुल भी बॉडी कांटेक्ट नहीं होता। तो आप कितना वेट है आपका क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे, बेसिकली आप एक दूसरे के साथ सिर्फ शॉट के साथ ही खेलते हो। जी तो इसमें इंजरी के चांसेस ना के बराबर आते हैं इसकी वजह से। हाँ, अगर हम कोई रॉन्ग मूवमेंट करते हैं उससे इंजरी हो जाए तो वो अलग बात है, पर खेल की वजह से कोई इंजरी होने के चांसेस बहुत ही कम है। और जो हम खेलने के लिए इसमें जो प्रोटेक्टिव गियर्स यूज करते हैं, जैसे हम जो कपड़ा यूज करते हैं उसका 800 न्यूटन रेजिस्टेंस का कपड़ा होता है। जी जो हम मास्क यूज करते हैं वो 1600 न्यूटन रेजिस्टेंस का मास्क होता है। तो उसके अंदर हमारे को कुछ इंजर्ड हो उसके चांसेस नहीं है, क्योंकि हमारी स्किन की जो रेजिस्टेंस पावर होती है उसके हिसाब से हमने जो सर के रेजिस्टेंस पावर है वो 1600 न्यूटन से ज्यादा जोर से अगर हीट लगेगा जी तो हमारा सर टूटेगा। या स्किन के ऊपर अगर 800 न्यूटन रेजिस्टेंस ज्यादा से अगर आप वार करते हो तब स्किन कटती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए करके ऑलरेडी अच्छे खासे प्रोटेक्टिव गियर हमारे इसमें तैयार किए गए। तो जो अगर प्रॉपरली प्रोटेक्टिव गियर यूज करके कोई खेलता है तो उसमें कोई इंजरी के चांसेस नहीं है। शुरू में सबको यही होता है तलवारबाजी बोलने के बाद कि क्या होगा पता नहीं, लगेगा क्या, इंजरी होगा क्या, कटेगा क्या, पर ये बहुत सेफ स्पोर्ट्स है, इसमें कोई इंजरी की चांसेस नहीं है। जितना हमारे को याद है, हमारे को पता था आज तक कभी कोई इंटरनेशनल वैसे कोई कभी इंसिडेंट नहीं हुआ कि जिसमें किसी को कुछ कटा हो या ये कुछ लगा हो। जी दैट इज द मोस्ट सेफेस्ट स्पोर्ट्स। जी 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 सागर जी, तलवारबाजी की आपने बात की, खेलकूद की बात की, बचपन के शुरुआती समय में एक विषय जो कि बचपन में सभी का होता है गुरुजनों का होता है, पढ़ाई का। पढ़ाई में किस प्रकार से थे आप? पढ़ाई इतना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था। हाँ, पर इतना बुरे भी नहीं थे हम लोग। पर जैसे कॉलेज के टाइम में मैं अकाउंट्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे को अकाउंट्स में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं 3 साल तक मेरे खुद के कॉलेज का मैं सिर्फ अकाउंट्स में टॉपर रहा। जी बाकी सब्जेक्ट के मार्क ऐसे ही होते थे, पर उसमें एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था तो वहां से मैंने वो कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैंने मेरा एमबीए कंप्लीट किया। फिर थोड़े साल तक मैं कारपोरेट में काम कर रहा था, वो छोड़ के फिर मैं कोच बना। तो पढ़ाई में तो इतना इंटरेस्टेड नहीं था, पर एवरेज स्टूडेंट था, कोई इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था। जी 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 सागर जी, अकाउंट का हिसाब किताब देखते देखते आप खिलाड़ियों के खेलकूद का प्रत्येक भाग का हिसाब किताब आप बराबर रखने लगे। हाँ, शायद जी ऐसे ही कुछ। जी जी सागर जी, जब आपने खेलने की शुरुआत की तो कहीं ना कहीं प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई होगी तलवारबाजी में। तो किस प्रकार से आपके प्रतियोगिताओं का दौर थोड़ा आगे की तरफ चला? जैसे मैंने बोला कि हमारे को पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया फेंसिंग से क्या है करके हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के पास ही कोल्हापुर करके डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे पहले स्टेट चैंपियनशिप होने वाली थी उस साल। जी तो हम लोगों को पूछा गया कि 1-2 महीने की प्रैक्टिस के बाद कि आप अगर चाहे तो आप पार्टिसिपेट करना चाहोगे क्या? तो बोला मैडम हमारे को तो इतना नॉलेज है नहीं, पर फिर भी खेल के देखिए, आप आपको पता है ये गेम वैसे भी नया है सबके लिए, जी तो आप ट्राई कीजिए करके।
जी तो ऐसे करके हमने पहले स्टेट चैंपियनशिप खेलने के लिए गया। एक्चुअली हमने हमारे को डिटेल नॉलेज जिस स्टेट चैंपियनशिप जिस दिन के उसी दिन सुबह हमारे को दूसरी टीमों से बात की हमने, कैसे खेलना होता है क्या खेलना, जो ऑलरेडी खेलने वाली टीमें थी जैसे नागपुर था, नासिक था हमारे पे, तो उनके सीनियर प्लेयर से बात की, फिर वहां से हमने सीखा कुछ चीजें। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि पहली स्टेट चैंपियनशिप में मेरा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल आ गया जिसने मेरे को सिखाया था उसी को हरा के मैं आगे आ गया जी वहां पे। तो वो एक इंटरेस्टिंग था, और वहां से मैं नेशनल चैंपियनशिप के लिए भी मेरा सिलेक्शन हुआ। तो उस साल मैंने फिर एक अगले 6 महीने के बाद नेशनल चैंपियनशिप, तो हमने बड़ी मेहनत की 6 महीने की नेशनल चैंपियनशिप के लिए। पहले फिर दूसरी जगह पे जाके कैंप किया, सारा किया। तो वहां पे शुरू करने के बाद फिर पहले नेशनल चैंपियनशिप में भी मेरा टीम में ब्रॉन्ज मेडल है हमारा। तो ऐसे करके फिर उस खेल के बारे में इंटरेस्ट अपने आप बढ़ना शुरू हो गया कि एक्चुअली यार इतना है। तो फिर पर इसके बाद का जो पार्ट था वो बड़ा हार्ड था, मीन्स वो इसके बाद फिर इतना इजीली कुछ नहीं मिला। उसके बाद बड़ी मेहनत करनी पड़ी हम लोग को। स्टार्टिंग बड़ी इजी रही, पर आगे बड़ा संघर्ष किया हमने इन लोगों, क्योंकि हमारे सबके लिए वो बहुत नया स्पोर्ट था। चीजें उस टाइम पे इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि जो सॉर्ड्स होती है, इलेक्ट्रॉनिक सॉर्ड जो होती है, वो तो हम नेशनल जाने के बाद पहली बार हमने हाथ में लेके देखा था कि ये क्या होता है। तो शुरू का समय तो बड़ा कठिन था, बड़ा हार्ड था, पर या आज के डेट में फेंसिंग बहुत अच्छी तरह से सब जगह फैल चुका है, लोगों को सबको अच्छे से पता चल चुका है इसके बारे में। इक्विपमेंट इजीली अवेलेबल, पर जब तक हम खेलते थे उस टाइम पे तो बड़ा बुरा हाल था उसका, क्योंकि इक्विपमेंट ही नहीं होते थे। अगर कोई बाहर कंपटीशन खेलने के लिए जाता तो तभी हमारे को भी इसके इक्विपमेंट आ सकते थे, उससे मंगवा सकते थे, ऐसा सारा था। तो हाँ, हमारा शुरुआत का टाइम तो बड़ा हार्ड रहा है। करियर हमने धीरे धीरे शुरू किया, फिर मैं स्टेट चैंपियन बना, उसके बाद फिर मैं जूनियर नेशनल मेडलिस्ट बना, फिर मैं सीनियर नेशनल में मेरा मेडल है। ऐसे करके फिर स्टेप बाय स्टेप चला करियर मेरा। बड़ा शॉर्ट स्पैन का करियर रहा मेरा, 1999 से लेकर 2006 तक हूँ मैं खेला हूँ एज अ प्लेयर करके। उसके बाद फिर कोच बन गया मैं। तो पर जो खेला बड़ा इंटरेस्टिंग पीरियड था वो मेरा लाइफ का। जी 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 सागर जी, मेरा सवाल यही था। आपने कोचिंग की बात की। कोचिंग के क्षेत्र में किस प्रकार से पदार्पण करने की आपने सोचा? जैसे मैंने बोला कि मैंने फेंसिंग भी बड़ा एक्सीडेंटली स्टार्ट किया, तो मैं कोच भी एक्सीडेंटली कोच हूँ मैं। एक्चुअली कोई कोचिंग करना है करके मैं कोच नहीं बना था, जी 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 क्योंकि महाराष्ट्र में उस टाइम पे हमारे यहाँ पे कोचेस की कमी थी। कोई नहीं था कोच उस टाइम पे जिसने क्वालिफाई कोच जो होते हैं एनआईएस से करके आए हुए, ऐसे कोई भी नहीं था जो तो फेंसिंग क्या है उसके बारे में अच्छे से जानना है, उसका टेक्निक प्रैक्टिस कैसी होती है, क्या होता है, इसके बारे में जानना है करके मैंने पहले 2004 में एक सर्टिफिकेट कोर्स किया था जो जी 6 हफ्ते का होता है। तो वो करने के बाद उससे पता चला कि ये तो बहुत ही बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है और वो इतना 6 हफ्ते में सीखना मुश्किल है करके। तो 1 साल का गैप लेके मैंने 5 में फिर से ट्राई किया। मैं उस टाइम पे टाटा इंडिकॉम कंपनी में काम करता था, तो मैंने वो जॉब छोड़ के फिर मैं एज ए सेल्स मैनेजर करके काम करता था वहाँ पे। तो वो छोड़ के फिर मैंने डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया कि 1 साल खुद को दे के देखते कि वहां से कुछ सीखने के लिए मिला, अच्छा सीखने के लिए मिला, तो हमारे को आगे जाके खेलने के लिए हेल्प होगा करके। तो वो जॉब छोड़ के मैं उस साल डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया, डिप्लोमा के लिए सिलेक्शन हो गया। पूरा साल डिप्लोमा किया कि कैसे खेलना आगे, कैसे खेल मैं अपने इस कार्यक्रम में अपने दर्शकों को और आने वाले समय में हमारे दर्शक, हमारे श्रोता हमारे इस कार्यक्रम को देखेंगे, हमारे सुनेंगे, तो फेंसिंग के बारे में भी कुछ आप हमें संक्षिप्त में बताएं। हाँ, फेंसिंग बेसिकली एक यूरोपियन स्टाइल ऑफ प्लेइंग है। जैसे हम हमारे इंडियन स्टाइल ऑफ गत्ता जैसे बोलते हैं, जो तलवार कलरी पट्टू जैसे, वैसे एक यूरोपियन स्टाइल ऑफ तलवारबाजी है ये। तो उसमें बेसिकली 3 इवेंट होते हैं। एक होता है फॉइल, एपे और सैबर। ये तीनों इवेंट एक एक कंट्री से ओरिजिनेट हुए हुए हैं। जैसे फॉइल इवेंट है इटली से ओरिजिनेट हुआ है, ईपी है वो फ्रांस से ओरिजिनेट है, और सैबर जो है उसकी कन्वेंशन ली गई है वो हंगेरी से ली गई। तो ऐसे अलग अलग 3 तरीके थे जो खेलने के। तो वो तीनों तरीके को उन्होंने बाद में गेम में कन्वर्ट किया और उसको गेम करके यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। तो शुरू में फॉइल जैसा एक इवेंट है, उसमें वो थ्रस्टिंग वेपन है, मीन्स आप उसको सामने वाले के टारगेट पे थ्रस्ट करके ही इससे पॉइंट ले सकते हैं। जब आप थ्रस्ट करते हो तो मिनिमम 500 ग्राम का वेट उसके ऊपर आपने अप्लाई करना जरूरी है। उसमें आपको चेस्ट और बैक होती है, वो टारगेट एरिया होता है। एपे जो वेपन है वो भी थ्रस्टिंग वेपन है, पर वो थोड़ा हेवी वेपन है। जैसे फॉइल का सिर्फ 500 ग्राम का वेपन होता है, तो एपे का 770 ग्राम का होता है हमारा। तो उसमें आपको 750 ग्राम का प्रेशर देके जब आप सामने वाले के बॉडी पे ट्रस्ट करते हो तब आपको उसका पॉइंट मिलेगा। तो ये नॉन कन्वेंशनल वेपन है, इसमें पूरी बॉडी टारगेट है आपको।
आप बॉडी पे टो से लेके आपके हेयर तक कहीं पे भी आप हिट कर सकते हो, अलाउड है आपको। उसके बाद जो साइबर वेपन है, ये वेपन है जो हमारे इंडियन जो तलवारबाजी बोलते हैं जैसे, तो उसके क्योंकि ये थ्रस्टिंग एंड कटिंग दोनों चलता है, इसमें मैक्सिमम ये कटिंग किया जाता है, इसमें कट किया जाते हैं। तो ये वेपन है जो जो 3 इवेंट में से जो साइबर ये जो प्रकार है, ये दुनिया का सब सेकंड फास्टेस्ट गेम करके इवेंट करके काउंट होता है। जैसे आइस हॉकी सबसे फास्टेस्ट गेम करके काउंट होता है, उसके बाद सबसे फास्ट अगर कोई इवेंट चलता है तो वो साइबर इवेंट को काउंट किया जाता है सबसे सेकंड फास्टेस्ट गेम करके। तो ऐसे 3 इवेंट है हमारे को साइबर में। जो टारगेट एरिया होता है वो हमारे ट्रंक पोर्शन से, जो हिप जॉइंट है वहां से ऊपर पूरी बॉडी टारगेट है, सिर्फ हमारे हाथ छोड़ के, पाम्स जो होते हैं वो छोड़ के बाकी पूरा बॉडी टारगेट है। आप कहीं पे भी टच करोगे तो आपको पॉइंट मिलेगा, पर वो टच करने के तरीके जो इसमें जैसे एपी है, इसमें आप कहीं पे भी बॉडी में टच करोगे तो आपको पॉइंट मिलेगा। मीन्स अगर दोनों एक साथ टच करते हैं तो दोनों को पॉइंट मिलता है, क्योंकि इसमें कन्वेंशन नहीं होती है। पर फॉइल और जो साइबर ये जो प्रकार है दोनों, उसमें दोनों में कन्वेंशन है, उसके रूल रेगुलेशन फिक्स है। वो कैसे हिट करना चाहिए, आप खुद को डिफेंड करके कैसे हिट कर सकते हो, आप राइट ऑफ अटैक कैसे गेन कर, तो उसकी सबकी कन्वेंशन है। वो आपको कन्वेंशन फॉलो करके खेलना पड़ता है। इसमें एक टाइम में एक ही आदमी स्कोर कर सकता है। ऐसे ये टोटल 3 इवेंट है हमारे इसमें। इसमें पुरुष वर्ग है और महिला वर्ग अलग अलग है। टोटल ओलंपिक में ये टोटल 12 इवेंट करके होते हैं, क्योंकि 3 इंडिविजुअल मेंस के, 3 इंडिविजुअल वुमेन्स के, टीम स्पोर्ट्स होते हैं सेम इवेंट में, जिसमें 4 खिलाड़ी खेले जाते हैं, चौथा रिजर्व होता है। पहले 3 खिलाड़ी होते हैं जो हर किसी के साथ 5 टच का बाउट खेलता है, और 45 टच की टोटल मैच होती है। जो पहले 45 टच स्कोर करता है वो टीम विनर की काउंट की जाती है। वैसे सेम इंडिविजुअल इवेंट में हमारा 15 टच का बाउट होता है। जो पहले 15 टच स्कोर करता है 9 मिनट के अंदर, उसको विनर काउंट किया जाता है। इसमें टोटल 3-3 मिनट के 3 हाफ होते हैं, उसमें बीच में 1-1 मिनट का हॉल्ट होता है, आपको रेस्टिंग टाइम होता है। तो ऐसा टोटल हमारा 12 इवेंट्स है, 6 लड़कों के और 6 लड़कियों के। और ओलंपिक में इसके हमारा टोटल 36 मेडल्स है, 12 गोल्ड, 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज। ऐसे तो ये बाइफर्केशन है। और फेंसिंग एक वन ऑफ द स्पोर्ट्स है जो शुरुआती ओलंपिक से ओलंपिक का पार्ट रहा है। जो ओलंपिक के जनक थे डॉक्टर डी कुबर्टिन, वो हिमसेल्फ वाज अ फेंसर, वो खुद फेंसिंग प्लेयर थे। तो फेंसिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स रहा है कि जो शुरुआती जो 1896 में हमारा जो पहला ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, तब से, या आप एशियन फेंसिंग जो ओलंपिक था हमारा, उसमें भी तब से ये एक ओलंपिक खेलों का एक भाग रहा है हमेशा से। जी 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 सागर जी, आपने बहुत ही बढ़िया अंदाज में फेंसिंग के बारे में हमें बताया। और जिस प्रकार से एक विदेशी खेल यदि हम कहें फेंसिंग का विश्व पटल पर आया, भारतीयों के लिए शुरुआती समय में और अब भी कितना मुश्किल एक कोच के दृष्टिकोण से आप देखते हैं? फेंसिंग वैसे इट्स अ न्यू बॉर्न बेबी फॉर इंडिया। मीन्स क्या बोलते, एक नया जना बच्चा था हमारे लिए। सब जब हम लोगों ने खेलना शुरू किया था, तो शुरू में तो इसके बारे में ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। उसके बारे में इक्विपमेंट्स यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं होता था। कोचेस तो बहुत ही कम थे इंडिया में। कुछ ही कोचेस थे जो फेंसिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखते थे और जो ठीक से आगे सिखा सकते थे। फिर 2000 से हमारे यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में फेंसिंग का डिप्लोमा स्टार्ट हुआ, जहाँ पे पहले एक फॉरेन कोच को बुलाया कि पहला फर्स्ट बैच को डिप्लोमा करवाया गया, जो आगे जाके मिस्टर मोहित अश्विनी और अशोक खत्री जी जो आज आगे की बैचेस को डिप्लोमा करवा के सिखा रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे फेंसिंग के कोचेस प्रोड्यूस होने शुरू हो गए। वो धीरे धीरे इंडिया में प्रॉपर वे में स्प्रेड होना शुरू हो गया। और आज की डेट में ऐसे है कि तकरीबन बहुत सारे स्टेट्स में आज ये प्रायोरिटी गेम्स में भी शामिल है। आज इंडियन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट में आ गए हैं जो लास्ट 2 साल से। तो हाँ, शुरुआती समय बहुत ही बुरा था, क्योंकि वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं होता था। फाइनेंशियल सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है। कोई एक आप क्रिकेट के लिए पैसा मांगने जाओ तो शायद लोग पैसे आगे बढ़ के दे देते, पर आप वही एक फेंसिंग प्लेयर के लिए पैसे मांगने जाओ तो ये कौन सा स्पोर्ट्स है, ये क्या है, इसके बारे में हम नहीं जानते। जी जी कभी कोई आगे नहीं आता था फंडिंग के लिए, क्योंकि शुरुआती दिनों में जब मैंने कोचिंग करियर मेरा शुरू किया था, मैं बच्चों के लिए, क्योंकि उस टाइम पे तो गवर्नमेंट से कुछ फंडिंग नहीं मिलती थी, क्योंकि हम अदर स्पोर्ट्स में आते थे। तो जब पैसे मांगने के लिए किसी कंपटीशन खेलना, जैसे एशियन चैंपियनशिप जाना है, कॉमनवेल्थ जाना है, तो किसी पैसे मांगने थे तो हर किसी का रिस्पॉन्स बड़ा ठंडा होता था, बड़ा कोल्ड वे में करते थे, नहीं ठीक है देखते आप बाद में आएंगे, बाद में ये करके फिर कोई आगे नहीं आता था। तो शुरू के दिन तो बड़े हार्ड रहे, पर हम डटे रहे, धीरे धीरे कोशिश करते रहे, हार नहीं मानी सब लोगों ने। और हमारे को हमेशा से लगता था कि क्योंकि इंडियन जो एथलीट है वो टेक्निकल स्पोर्ट्स में हमेशा अच्छा से परफॉर्म करते हैं। क्योंकि बोला जाता है कि इंडियंस का ब्रेन बड़ा अच्छा है करके जो दुनिया में। तो
हम टेक्निकल स्पोर्ट्स में सच में अच्छा कर सकते हैं। आगे के इंडिविजुअल स्पोर्ट्स और टेक्निकल स्पोर्ट्स में अगर हम ज्यादा जोर देंगे तो वो ऐसे इवेंट है जहाँ पे हमारे को ओलंपिक में और भी अच्छे मेडल्स आ सकते हैं आगे जाके फ्यूचर में। तो हम लोग को होप था कि हम लोगों के प्लेयर्स तो बुरे नहीं हैं, हम एक आध कंपटीशन खेलने के बाद भी अगर हम लोग सेकंड थर्ड राउंड तक जा सकते तो हम रेगुलर कंपटीशन खेलेंगे करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा जिससे इनपुट आएगा करके इस तरीके से फिर हमने धीरे धीरे शुरू हुआ। फिर 2009 से 10 के बीच में हमारे को थोड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। उस टाइम पे हमारे इंटरनेशनल में मेडल्स है, पहली बार हम कॉमनवेल्थ में मेडलिस्ट बने, उसके बाद हम एशियन में पहली बार मेडलिस्ट बने। ऐसे करके धीरे धीरे ग्राफ तब से शुरू हुआ। मीन्स प्रॉपर वे में हम जो परफॉर्म करना शुरू किया वो 2008 9 10 के बाद से शुरू हुआ हमारा जो इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉपर वे में परफॉर्म करना शुरू हुआ। तो हाँ, शुरू का पाथ तो बड़ा हार्ड था, अब आज थोड़ा इजी होगा आगे जाके फ्यूचर में, ऐसे लग रहा है। जी जी सागर जी, बिल्कुल मुश्किलों का दौर है जरूर, लेकिन बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा मुश्किलों का दौर। और फेंसिंग एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पूरे भारत में दिखलाई पड़ेगी, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। और आप जैसे गुरु के नेतृत्व में कई सारे खिलाड़ी बेहतरीन अंदाज में विश्व पटल पर आए, यही हम सोच रहे हैं, ईश्वर से कामना कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। थैंक यू जी। जी सागर जी, स्पॉन्सरशिप की आप बात कर रहे थे, दर्द आपकी आंखों से, दर्द आपके शब्दों से झलक रहा था। और एक कोच के लिए बहुत ही दर्दनाक लम्हा होता है यदि आप अपने खेल को आगे की तरफ ले जाना चाह रहे हैं और उस तरह से सहयोग मिल नहीं पाता है खेल के प्रति लोगों का, या उस खेल को और बढ़ावा देने के लिए आने वाले समय में बहुत चलती हुई नजर आएगी। चर्चाओं का दौर और लिए चलते हैं आगे की ओर। भारतीय फेंसिंग तब लोगों की नजर में, मीडिया में और लोगों के सामने थोड़ी सी उच्च स्तरीय नजर आई जब आपकी शिष्या भवानी देवी जी, हालांकि 2016 की ओलंपिक में क्वालिफाई न हो पाने का मलाल था जरूर, लेकिन 2020 के टोक्यो ओलंपिक में उनका पहले भारतीय फेंसिंग में चुना जाना सबकी नजर में। भवानी देवी जी के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। ऑब्वियसली एक कोच के लिए सबसे प्राउड मोमेंट वही होता है कि उसका एक प्लेयर, बेसिकली स्पोर्ट्स करने का एम यही होता है कि हमारा एक प्लेयर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करे और वो मेडल लेके। अब फर्स्ट एम होता है कि हम हमारी कंट्री की तरफ से हमारी कंट्री को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करें। जो हमारे बहुत साल से हम लोग वो एम रख के चल रहे थे, वो सामने जब साकार होते देखते तो ऑब्वियसली खुशी तो बहुत होती है। भवानी के बारे में बताऊं तो 2008 में मैंने भवानी को पहली बार एक ग्वालियर नेशनल चैंपियनशिप में खेलते हुए देखा था। वहां पे मेरे को उसका गेम अच्छा लगा, तो वो मेरे सेंटर के एक स्टूडेंट से हार के बाहर हुई थी। फिर 2008 7 की लास्ट में मैंने इसको स्कूल नेशनल में देखा था, जहाँ पे वो उसके कुछ इश्यू हुए थे लोकल स्टेट बॉडीज के साथ, उसको वहां पे लेके आके खेलने नहीं दिया जा रहा था। तो वो वहां पे आके मेरे साथ बैठी, उसकी मदर आई मेरे साथ बात की, वो देख के वो रोने लगी, मेरे को खेलने नहीं दे रहे, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा करके। फिर मेरे को उसका इच्छा, जो खेलने की इच्छा थी, जो खेलने के लिए तड़प थी, जो हंगरनेस था खेलने के लिए, वो दिखा तो मेरे को अच्छा लगा। तो मैंने उसको पूछा कि जो हमारा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्कीम है साई का, उसके अंदर हमने बोला कि अगर आप चाहते हो तो आप हमारे सेंटर में आके आप ज्वाइन कीजिए। तो उसने भी मेरे को पूछा था कि सर आपके साथ मेरे को ट्रेनिंग करनी है कि मैं आ सकता हूँ। तो उसने, मैंने उस साल उसको सिलेक्शन ट्रायल्स के टाइम पे बुलाया था उसको 2007 में, 8 की जनवरी में हुआ था सिलेक्शन। तो वहां पे फिर वो सिल्वर में सिलेक्शन के लिए आई। फिर 2008 से लेकर 2016 तक हम लोग दोनों साथ में काम कर रहे थे। वो पहले वो सब जूनियर नेशनल चैंपियन बनी, फिर वो कैडेट नेशनल चैंपियन बनी, फिर जूनियर नेशनल चैंपियन बनी, फिर 2010 में वो सीनियर नेशनल चैंपियन भी बनी। तो स्टेप बाय स्टेप उसका सफर रहा, पर बहुत अच्छे तरीके से गई। जो अंडर 17 में जब थी वो, तभी वो सीनियर नेशनल चैंपियन बन चुकी थी। वहां से आगे उसने खेलना शुरू किया। 2009 में उसका पहला इंटरनेशनल मेडल आया, जो हम लोग जूनियर कॉमनवेल्थ में खेलने गए थे। 2010 में वो अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जाके 1 पॉइंट से आ रही थी 14-15 से। और हम वहां पे टीम में मेडलिस्ट आए थे, इंडिविजुअल में 1 पॉइंट से वो हार की बात हुई थी। फिर 2010 में ही यूथ ओलंपिक क्वालिफाइंग के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाके वो टॉप 16 तक आते आते रहेगी। वहां पे भी सेम कंडीशन हुई, उसका फ्रांस के साथ, इटली के साथ बाउट चल रहा था और वो 14-15 से हारी। वो 1 पॉइंट से वो यूथ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते करते रहेगी, जो सिंगापुर में यूथ ओलंपिक हुआ था 2010 में, उसके लिए भी। तो ऐसे शुरू में सर बड़े चांसेस मिस हुए, क्योंकि हमारे पास उतना एक्सपोजर नहीं होता था। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, स्पॉन्सर तो कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं होते थे शुरू में। इंडिया में एक बहुत अच्छी कहावत है, पहले चमत्कार दिखाओ फिर सब लोग नमस्कार करेंगे करके। तो चमत्कार की वेट कर रहे थे हम लोग कि कुछ चमत्कार हो जाए हमारी तरफ से भी, कि उससे लोग आगे आए, अपना हाथ खोल के आगे आए।
क्योंकि एक बार अगर चमत्कार दिखा तो इंडिया में फिर हाथ खोलने वाले लोगों की कमी नहीं होती, बहुत लोग आगे, बहुत दिखाई दिले से आ गए थे। जी जी तो हम लोग लगे रहे 2011-12 में, फिर उसका फिर जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में वो इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मिली, फिर एक टीम का हमारा सिल्वर मेडल है वहाँ पे। 2014 में वो पहली वुमन बनी जिसने एशियन यूथ एशियन चैंपियनशिप में उसका इंडिविजुअल सिल्वर मेडल है। एशियन चैंपियनशिप में मेडल लेने वाली वो पहली लेडी बनी। ऐसे फर्स्ट भवानी के नाम पे बहुत सारे हैं, जैसे उसने कॉमनवेल्थ में पहला गोल्ड उसी के नाम पे है। वर्ल्ड सीरीज जो होती है, हमारा सैटेलाइट टूर्नामेंट होता है, उसका गोल्ड उसी के नाम पे है। पहली थी जो एशियन चैंपियनशिप में मेडल लेके आने वाली थी। ऐसे बहुत सारे फर्स्ट उसके नाम पे है। तो होप करते कि आने वाले समय में भी ओलंपिक का पहला मेडल उसी के नाम पे रहो इंडिया से। तो बड़ा कठिनाई भरा पात्र रहा। धीरे धीरे शुरू किया था 2016 के बाद से, जैसे हमारे पे मेरे पे जो सीनियर टीम थी वो एकदम से डिसमेंटल हो गई, क्योंकि किसी की शादी हो गई, कोई जॉब में लग गए। तो उसके साथ ट्रेनिंग पार्टनर्स कम हुआ करते थे, यहाँ पे ट्रेनिंग पार्टनर नहीं था। तो फिर हमने उसका बेस फॉरेन में, उसने पूछा सर मैं बाहर जाके ट्रेनिंग करना चाहती हूँ ऐसे करके। तो फिर हमने सब जगह पे देखा, ढूंढा। फिर पहले वो 2 साल तक यूएसए में जाके उसने ट्रेनिंग किया। उसके साल में 6 महीने इधर रहती थी, 6 महीने वहाँ पे रहती थी। फिर 2016 के बाद उसका हमने परमानेंटली वहाँ पे जो आज उसका साथ काम कर रहे हैं कोच निकोला जोनाटी करके, जो इटालियन पुलिस में है बेसिकली, और वहाँ के वो नेशनल टीम के कोच भी रह चुके हैं। तो उनके साथ हमने रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने उसको ट्रेनिंग करने के लिए वो एग्री हो गया, और उनके साथ उसने काम करना शुरू किया। जिसके बाद उसका रिजल्ट में ट्रिमेंडसली चेंजेस आए, क्योंकि हमने वहाँ पे बेस बनाने से उसका फायदा ये हुआ कि उसको, हमारे जो मैक्सिमम टूर्नामेंट होते हैं वो यूरोप में होते हैं। जी जी तो यूरोप में बहुत सारी चीजों, उसको हर बार इंडिया से ट्रैवल करना कंपटीशन के लिए, हर बार ये करना, उसके लिए खर्चा वो सारा बचना शुरू हो गया हमारा। और उसको इजीली एक्सेस हो गया बहुत सारी, क्योंकि उनकी बहुत सारी लोकल टूर्नामेंट्स होती है, वहाँ पे भी उसको पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन मिलने लगी। इटालियन फेडरेशन ने भी हमारे को बड़ा हेल्प किया, जो उनके खुद के नेशनल टीम के साथ उसको ट्रेनिंग करने की उन्होंने परमिशन दी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आगे आई, बहुत लोग खुल के आ गए। और फाइनल रिजल्ट ये रहा कि हमने इस बार 2020 में एक इंडियन फेंसर को ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हुए देखा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पहली बार तमाम भारतीयों का सपना पूरा हुआ। फेंसिंग में पहली भारतीय महिला जो जिन्होंने की शिरकत की, हम सब के लिए गर्व की बात है। और आपके नेतृत्व में जिस प्रकार से उन्होंने सीखा और जिस प्रकार से आगे की तरफ आई। बात कर रहे थे आप भारत में खेलना और विदेशों में खेलना, जिस प्रकार से भवानी देवी हो या अन्य कोई खिलाड़ी हो, तो कितना अंतर होता है भारत में खेलना और विदेशों में खेलना खिलाड़ी के लिए? हाँ, विदेशों में खेलने का मतलब है, भारत में हमारे पास खिलाड़ी अभी बहुत अच्छे हैं, पर हमारे को डोमेस्टिक कंपटीशन जो स्ट्रक्चर था वो हमारा पहले वीक था, जिसके पर आज एसोसिएशन बहुत काम कर रही है और डोमेस्टिक कंपटीशन स्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जैसे साल में एक ही बार, जैसे सीनियर को नेशनल चैंपियनशिप या फेडरेशन कप ही मिलता था, वहाँ पे इवेंट वाइज टूर्नामेंट करवाने इस साल से हम शुरू कर रहे हैं। तो उससे फर्क ये होगा कि उनको डोमेस्टिक कंपटीशन भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि लोअर लेवल पे एक प्लेयर को सुधरने मीन्स ग्रो करने के लिए उसको वहाँ के लोकल कॉम्पिटिशन मिलने भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसका हमने अभी शुरुआत की है। तो आगे जाके यही है कि हमारे को आगे जाके और भी अच्छे होंगे। इंटरनेशनल लेवल का यही होता है कि आप एक इंटरनेशनल एरिना में जाके आप जब वो सारी चकाचौंध देखते, वहां पे जाके अच्छे जो प्लेयर का नाम सुनते, उनको आप सडनली जाके एक आध बार अगर पहले शुरू में कोशिश करो, ये सोचो कि वहां पे जाएगा और एकदम से मेडल लेके आएगा, तो थोड़ा आदमी वहां पे जाने का पहले डर जाता है, सहम सा जाता है। फिर वो धीरे धीरे उसके साथ आया, वो क्लाइमेट के साथ अडॉप्ट करने के लिए उसके लिए शुरू के 2-3 कंपटीशन आपको लगता है कि जिसके साथ एडजस्ट करे और उसमें खेलना शुरू करे। तो वही है कि एक इंटरनेशनल फेंसर जो ओलंपिक में हम पार्टिसिपेट करते हुए देखते हैं, क्योंकि फेंसिंग का जो क्वालिफाइंग सिस्टम है वो प्योरली रैंकिंग बेस है, उसमें आप एक कंपटीशन जीत के क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपको उस साल के पूरे कंपटीशन से आपने जो रैंकिंग कलेक्ट की है उसके बेसिस पे ही आप कंपटीशन उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एवरेज जो एक फेंसर होता है अच्छा लेवल का जो ओलंपिक में खेलता है, वो और उनकी टीम तकरीबन साल में 10 से 12 कंपटीशन मिनिमम जो FI ए ग्रेड टूर्नामेंट होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करती है। फिर बी ग्रेड टूर्नामेंट है जैसे सैटेलाइट कप है, ये सारे उसमें भी सब में वो पार्टिसिपेट करते हैं। तकरीबन 15-16 कंपटीशन वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि इंडिया से शुरू में ऐसे होता था कि हम साल में एक ही कंपटीशन, एशियन चैंपियनशिप या वर्ल्ड चैंपियनशिप मैक्सिमम जाके पार्टिसिपेट करते थे, जो कि बहुत हार्ड है। क्योंकि एशिया में आज देखो आप, कोरिया, चाइना, जापान, ये ऐसी कंट्रीज जो सबसे ज्यादा डोमिनेट करी है ओलंपिक लेवल पे भी। तो एशिया में ही मेडल लेना बहुत बड़ी बात है। हम डायरेक्ट जाके अगर एशिया में जाए और वहां से हम एक्सपेक्ट करें कि मेडल आए, तो वो सारी चीजें गलत थी। तो अब गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई है, उन्होंने हमारे लिए फंडिंग सारी बढ़ा दी है। तो हमने इस साल से सारे कॉम्पिटिशन ऐसे प्लान किए कि लो लेवल से धीरे धीरे हम हाई लेवल पे जाएंगे, जहाँ से बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। ऐसे ना हो कि एकदम से वो जाके वहां पे सहम जाए।
तो इस हिसाब से हमने सारी कोशिशें शुरू की हैं, तो होप करते हैं कि अगले आने वाले 4-5 सालों में हम और इससे भी अच्छे रिजल्ट देखेंगे और इससे भी ज्यादा ओलंपियन हम फेंसिंग में देख पाएंगे इंडिया की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल सागर जी, बातों में आपने एक डर का जिक्र किया, तो क्या कहीं मुझे उस डर को या दिमाग में चलने वाले उस डर को बहुत जल्द ही हटाने के लिए कोचिंग के माध्यम से या एसोसिएशन के माध्यम से कुछ खिलाड़ियों पर और भी कुछ तकनीक आजमाई जा रही है? हाँ, हम उसके लिए कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ फॉरेन कैंप भी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो वहाँ पे जाके अलग अलग क्लब्स में अलग अलग पार्टनर के साथ खेलने की उनको आदत होती। तो बेसिकली फेंसिंग मैंने बोला जो टेक्नो टैक्टिकल स्पोर्ट्स है, जिसमें आप दिमाग के साथ साथ आपका कोऑर्डिनेशन भी कितना अच्छा है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। बेसिकली फेंसिंग में आपके मूवमेंट स्पीड के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, आपके रिफ्लेक्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें आपको जब निखर के सामने जब बाउट में आनी चाहिए, तो आप फ्रीली बाउट को फेस करना जरूरी है वहां पे किसी बिना टेंशन के। तो इसके लिए आपको अलग अलग पार्टनर्स को फेस करने की आदत होनी चाहिए, अलग अलग जगह पे जाके खेलने की आदत होनी चाहिए। तो हम यही प्लान करें कि हम लोग बाहर के फॉरेन में थोड़े कैंप्स लगाए पूरी टीम के साथ, और वहां पे उनको अलग अलग क्लब्स में लेके जाया जाए, वहाँ के जो लोकल अलग अलग टूर्नामेंट होते हैं या वहीं से अलग अलग कॉम्पिटिशन में हम जाके पार्टिसिपेट करें, जिससे कि धीरे धीरे प्लेयर्स के बीच का जो मन का डर है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। एकदम से पहले शुरू के 1-2 कंपटीशन में हम सोचे कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे तो मुश्किल है। हाँ, वैसे फिर हम लोगों ने वही मैंने बोला, जैसे हम लोग अलग अलग कोशिशें चल रही है, जो इंटरनेशनल कैंप्स लगा रहे हैं और अलग अलग जगह जाके खेलेंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। जो मैंने वही बोला, जैसे हम लास्ट ईयर एक कोरिया में टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए गए हुए थे, जहाँ पे ग्रैंड पिक्स जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ सबसे बड़ा इवेंट काउंट होता है। वहां पे जब हम खेलने के लिए गए थे तो हमने ऐसा हुआ कि इंडियन फेंसर पहली बार खेल रहे थे ग्रैंड पिक्स में, सारी टीम करके हम पहली बार गए थे ग्रैंड पिक्स में खेलने के लिए। तो सडनली जो बॉयज थे हमारे, उसमें बॉयज में से सारे लोगों ने एक में तो शुरू में टीम में पूरे पूल के सारे बाउट जीते और वो सडनली टॉप 16 में आ गया, जबकि टॉप 16 में आना बहुत बड़ी बात होती है। तो जिनको आपके फर्स्ट प्राइमरी जो नॉकआउट राउंड होते हैं उनको खेलना नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट 64 में आते हैं, जो कि एक ग्रैंड पिक्स में तकरीबन 200-250 से 300 प्लेयर आते हैं, तो आपको सब कुछ छाट के सिर्फ 64 में आप डायरेक्ट पहुंच जाते हो। तो एक हमारा सेंटर था करण सिंह करके, वो डायरेक्ट 64 में पहुंचा, तो सब लोग सरप्राइज हो गए कि एक इंडियन फेंसर यहाँ पे कैसे आ गया एकदम से करके। तो हमारे बच्चों में पोटेंशियल नहीं है, ऐसे नहीं है, पोटेंशियल बहुत अच्छे हैं, पर प्रॉब्लम यही है कि उनको जब वो एकदम से फेस करते तो उनको वो सिचुएशन को हैंडल करना पता नहीं होता। एकदम से जाके आप इंटरनेशनल में अगर एक्सपेक्ट करो कि वो एकदम से बहुत अच्छा खेले तो वो थोड़ी चीजें मुश्किल है। इसलिए हाँ, अगर हम लोग होप वाले कि जिस हिसाब से हम लोग अभी हमने प्लानिंग की है, जिस हिसाब से हमारा एसोसिएशन का प्रॉपर सिस्टम वर्क कर रहा है, जिस हिसाब से हमारे लीडर्स है, जैसे अभी जैसे नए कुछ 4-5 सालों से हमारे इसमें राजीव मेहता सर आए, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल है। हमारे बशीर सर थे, जिन्होंने फेंसिंग को बहुत आगे लेके गए, एक सर्टेन लेवल तक लेके गए जहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है फेंसिंग, प्रॉपर वे में सारा प्लानिंग हो रहा है। आज राजीव मेहता सर ने खुद एज सेक्रेटरी जनरल करके हमारा फेंसिंग एसोसिएशन का चार्ज संभाला हुआ है। तो आने वाले दिनों में हम होप करते हैं कि इससे भी अच्छा हमारे को गवर्नमेंट की फंडिंग भी बढ़ चुकी है, हमारे को विजुअल स्पॉन्सर भी मिलने शुरू हो गया अभी गेम के लिए। तो होप करते हैं कि आने वाले दिनों में और अच्छा फेंसिंग के लिए गेम देखने के लिए तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन हम लोगों ने प्लान किए हैं। जैसे अगर प्लान के हिसाब से ये कोविड सिचुएशन अगर नॉर्मल होगी और प्लान के हिसाब से अगर हम चलना शुरू करेंगे तो होपफुली हम बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। जी जी जी, सागर जी बात कर रहे थे कोविड की, और जिस प्रकार से कोविड के चलते सभी खेल प्रभावित हुए हैं, तो एक कोच, एक खिलाड़ी इन कोरोना काल का प्रभाव पड़ा उसका फेंसिंग पर? हम लोग जूम के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, पर ऑनलाइन कोचिंग तो ऑनलाइन ही रहेगी, उससे इतना इम्पैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एक रेगुलर आप कोच के अंडर काम करना और आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन दो और आप घर में एक्चुअल में कितना कर रहे हैं बच्चे वो भगवान ही जाने, ऐसे हालत है। तो ऑब्वियसली सेंटर बंद है, 1.5 साल हो गया अभी तकरीबन सेंटर बंद है, तो अभी हालत ये है कि फिर से हम जीरो पे आ गए, फिर से जीरो से हमने शुरू करना है, कि फिटनेस से लेकर सारी चीजें फिर से हमारे को शुरू करनी पड़ जाएगी। तो बहुत ही मुश्किल टाइम है, जहाँ पे हमने सबसे ज्यादा एम्फोसाइज करना चाहिए था, जहाँ पे हमने सबसे ज्यादा जोर लगाने की जरूरत थी, वहीं पे आके हम लोगों का सारा सिस्टम एकदम से ठप पड़ गया और सारी चीजें एकदम से बंद हो गई। पर अब हम ऐसे ही नहीं है कि जो कटके हुए सारे सेक्टर इसी से जूझ रहे, सारे सेक्टर्स में यही प्रॉब्लम है। तो होप करते हैं कि ये सिचुएशन से हम बहुत जल्दी ओवरकम करेंगे और फिर से जो रेगुलर प्रैक्टिस सेक्शन है वो शुरू हो जाएंगे, कैंप शुरू हो जाएंगे, जो आज इंटरनेशनल शेड्यूल सारा बंद पड़ा हुआ है वो भी सारा शुरू हो जाएगा। तो
यार कोविड की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है सारा। फिर से वही बोला मैंने, फिर से शून्य से शुरू करने की भी हमारे को जरूरत आ पड़ी है। जी जी जी। बिल्कुल सागर जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि कोरोना काल के कारण खेल काफी प्रभावित हुए हैं, सरकार की आप बात कर रहे थे, और सरकार जिस प्रकार से अब सपोर्ट कर रही है, खासकर खेलो इंडिया खेल की जो हम बात कहें, तो उसका कितना प्रभाव इस खिलाड़ियों के लिए मोटिवेशन होता है खेलो इंडिया गेम का? खेलो इंडिया गेम का बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि बच्चों को बेसिकली फंड्स मिलने शुरू हो गए इंडिविजुअल लेवल पे। कुछ बच्चे जो जिन्होंने खेलो इंडिया स्कीम के अंदर स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई किए, उनको मंथली 10,000 रुपए ऐसे पॉकेट अलाउंस करके मिलता है। उनको एकेडमी में अच्छे सारी फैसिलिटीज मिलती है, रहने के लिए अच्छे अच्छे रूम्स मिलते हैं, उनको खेलने के लिए टॉप क्लास के स्टेडियम्स मिल रहे हैं। तो जो बच्चों को इजीली अवेलेबल नहीं था चीजें, वो खेलो इंडिया के माध्यम से आज बच्चों को सारी अवेलेबिलिटी जो फैसिलिटीज है वो सारी अवेलेबल हो रही है इजीली, जिसकी उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी। हाँ, और एक एक्स्ट्रा मैंने जैसे बोला कि वो डोमेस्टिक कंपटीशन स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने में खेलो इंडिया का बड़ा रोल रहेगा आगे भी जाके, क्योंकि वो स्कूल लेवल पे भी गेम खेलते हैं और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जाते हैं, तो उनको ऑलरेडी एक कंपटीशन प्लस मिल गया है सबको। और जहाँ पे उनको खेलने के बाद उनको कुछ अच्छा कैश प्राइज मिलने की भी चांसेस है, तो लोग बच्चे ऑब्वियसली उसके लिए ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे। तो एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि खेलो इंडिया स्कीम एक ऐसी स्कीम आई है जिसके अंदर आप लोकल लेवल पे आप उसकी फैसिलिटीज डेवलप कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आपको फायदा मिल रहा है, बच्चों को फंडिंग करने के लिए आपको फायदा मिल रहा है, बच्चों के लिए इक्विपमेंट अवेलेबल करवाने के लिए आपको फायदा मिल रहा है, उनके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें जरूरी, जैसे साइकोलॉजिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, वो सारे खेलो इंडिया के माध्यम से वो सेंटर्स पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो एक बड़ा इनिशिएटिव है खेलो इंडिया, जिससे आने वाले समय में फेंसिंग ही नहीं, तकरीबन जितने भी स्पोर्ट्स है। जी जी। सागर जी, जिस प्रकार से आपने खेलो इंडिया के बारे में बताया, सरकार अब जिस प्रकार से सभी खेलों पर ध्यान दे रही है, फेंसिंग भी अब जिस प्रकार से इस तरक्की के बाद उभर कर पूरे विश्व के सामने आएगी। आप एक खिलाड़ी रहे, एक कोच बेहतरीन हैं फेंसिंग के, खिलाड़ियों का सपोर्ट हमेशा से आपको मिला है, एक ऐसा सपोर्ट परिवार का शुरुआती समय से आपके साथ रहा है, वर्तमान समय में आपके परिवार का कितना सपोर्ट आपको होता है? सपोर्ट, परिवार के सपोर्ट के बिना कुछ भी मुश्किल है। मेरी खुद की वाइफ है ऋषा, जो खुद एक इंटरनेशनल फेंसर है, वो जो एक अच्छे, वो खुद नेशनल चैंपियन रही है, भवानी के सीनियर की, भवानी के शुरू के दिनों में उसको सिखाने में उसका भी बड़ा हाथ है उसमें। तो ऑब्वियसली फेंसिंग घर में सबके ब्लड में है अभी। मेरी वाइफ 2018 तक खेल रही थी, उसका सपोर्ट है जो आज सारी चीजें करने के लिए मेरे को बड़ा हेल्प करता है। घर में सपोर्ट्स के लिए हमारे को हमेशा इस अच्छा हेल्दी माहौल रहा है, हमेशा हेल्दी सपोर्ट रहा है, तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें बड़ी मैटर करती है। आपका घर से जब आपका सपोर्ट होता है तभी आप किसी काम में आगे बढ़ सकते हो। तो घर से इस फील्ड में मेरे को काम करने के लिए हमेशा से पूरा सपोर्ट रहा है। हमेशा अगर कुछ भी होता तो मेरे को घर में दिखाया था, तुम घर के बारे में मत सोचो, तुम तुम्हारा काम देखो, घर के बारे में हम देख लेंगे, हम संभालेंगे। तो ऑब्वियसली यही चीजें है जो वाइफ भी अच्छी मिले, जो मेरे को मेरे गेम को समझती है, हमारे मेरे जॉब को समझती है, तो बहुत सारी चीजें उससे बहुत इजी हो गई कि मेरे को वो चीजें समझानी नहीं पड़ती किसी को कुछ, कि ऐसे है, ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। शी अंडरस्टैंड्स वेरी वेल। तो इससे बहुत सारी फर्क पड़ता है काम करने के लिए। उत्साह भी वही बढ़ाते, घर वाले ही बढ़ाते। कहीं पे हम जब निराश होते तो वही बोलते, नहीं नहीं तुम्हारे में दम ज्यादा, तुम करो सकते हो, तुम करो, तुम, हमारे को पता है तुम्हारी कैपेसिटी। तो एक जो घर का सपोर्ट होता है तो हमेशा आपके करियर में बहुत बड़ा मायने रखता है, वो हमेशा से एक बड़ा रोल प्ले करता है आपके लाइफ में। जी जी जी। तो सेम कंडीशन मेरे साथ भी है, ये घर के सपोर्ट की वजह से आज हम इस लेवल तक पहुंच पाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका पारिवारिक सपोर्ट जिस प्रकार से आपके साथ रहा है, और उनके माध्यम से आप एक बेहतरीन कोच के तौर पर सभी के सामने आए हैं, और खिलाड़ियों को जिस प्रकार से आप तराश रहे हैं। तो सागर जी, एक बात और पूछनी थी, जिस प्रकार से आपने भवानी देवी जी के बारे में बताया कि किस प्रकार से आपने भवानी देवी जी को मुख्य धारा में लेकर आए हैं,
तो भारत में फेंसिंग में खिलाड़ियों को चुनने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से क्या कुछ योजनाएं हैं? अभी हमें खेलो इंडिया स्कीम के अंदर जो अभी एनसीओ खुले हैं नए नए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो पाएगी, हम लोग डायरेक्ट नेशनल लेवल से जो हम देखते हैं नेशनल में खेलने के लिए आते हैं बच्चे। उसमें से ये नहीं कि सिर्फ मेडलिस्ट है, उसमें अगर हम हमारे को लगता है कि कोई अच्छा प्लेयर है फिर भी कोई आगे नहीं आ पाए, पर उसके मूवमेंट्स और ये सारा ऑब्जर्व करके हमारे को लगता है तो हम उनको डायरेक्ट रिकमेंड करते हैं कि उनको इस सेंटर में पार्ट लिया या उसको उस सेंटर में ट्रेनिंग करने की परमिशन दी जाए, उस सेंटर का भाग लेने करने की। और ऐसे ही हमने खेलो इंडिया के जोनल सिलेक्शन कमेटी भी बनाई है, हर स्टेट में अलग अलग सिलेक्शन कमेटी बनाई है, जिसके अंदर वो हर स्टेट में अलग से सिलेक्शन ट्रायल होता है, फिर उनका जो स्टेट से सिलेक्ट होके आते हैं अलग अलग जगह पे जाके कैंप लगाते हैं हम लोग। तो उस कैंप में से जो अच्छे बच्चे मिलते हैं तो उनको भी फिर हम बाद में, जो नेशनल मेडलिस्ट नहीं होते, क्वालिटी मोटर क्वालिटी अच्छी होती है, ऐसे बच्चों को वहां से ग्राउंड लेवल से उठा के फिर हम कुछ सेंटर्स के लिए रिकमेंड करते हैं, या वहां पे जो लोकल खेलो इंडिया सेंटर्स होंगे या कोई स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर है उसके लिए हम लोग रिकमेंडेशन करते हैं। तो हाँ, हम लोग ग्रास रूट लेवल पे फेंसिंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, होप करते हैं कि आगे आए, क्योंकि इस साल खेलो इंडिया एकेडमीज के अंदर हमने 50 एकेडमीज को भी सिलेक्ट किया गया इंडिया में, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हर किसी को 5-5 लाख रुपए के इक्विपमेंट भी सैंक्शन करवा के दे चुके हैं। तो ऐसे हर जगह पे हम लोग इस साल, और हमारे को 75 नई एकेडमी सैंक्शन करके मिली है, जिसको हम फिर से अभी बैठने जा रहे हैं 75 डिस्ट्रिक्ट में। तो धीरे धीरे हमारा एम यही है कि हर डिस्ट्रिक्ट तक फेंसिंग को पहुंचाया जाए, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग एटलीस्ट बेसिक फैसिलिटी जो फेंसिंग की है वो अवेलेबल करवाई जाए। तो उस दिशा में अभी काम चल रहा है और यही सबसे बड़ा रोल रहा है खेलो इंडिया का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी। तो इसी के अंडर बच्चों का भी, नए नए बच्चों को वहां पे एंटर करने का चांस मिल रहा है। जो एसोसिएशन लेवल पे भी हम लोग अभी नए नए टूर्नामेंट शुरू कर रहे हैं, जो अंडर 10 शुरू किया, अंडर 12 शुरू किया, जो अंडर 14 शुरू किया। तो इसमें भी, इससे भी होगा कि आपको शुरू से ही बच्चों में फेंसिंग के बारे में इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए हेल्प होगा। तो ये सारी चीजें बड़ी सिस्टमेटिकली हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। जी जी जी। सागर जी, 2020 ओलंपिक में जिस प्रकार से फेंसिंग में भारत ने काफी अच्छा किया, आने वाले समय में पेरिस 2024 ओलंपिक, उनकी क्या तैयारी और किस प्रकार से सपने भारत देखे आने वाले समय के फेंसिंग में? प्लानिंग तो हमारी बहुत अच्छी है, हमने बहुत सारे कैंप्स, बहुत सारे कॉम्पिटिशन प्लान की गई है। हमने एक बल्क लेके साथ काम करने के लिए हमने प्लानिंग की है, ना कि एक दो फेंसर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, कि एक बल्क को साथ में लेके चलो और उसमें से फिर अच्छे प्लेयर्स हमारे को आगे आए करके, उस हिसाब से हमने प्लान किया हुआ है। होप करते कि ये कोविड सिचुएशन जल्दी से नॉर्मल हो जाए और हमारे को इस दिशा में काम करने की शुरुआत कर सके। कि प्लान हमने तकरीबन साल 1.5 साल हो गया तब से शुरू किया था, पर ये सारी चीजें एकदम से ठप होने की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे, अभी सारा बंद पड़ा हुआ। तो जल्दी से जल्दी जब ये सारी चीजें फिर से ट्रैक पे आएंगी, सारी चीजें ओपन हो जाएगी, तो उसके बाद हमारा यही प्लान है कि हम बल्क लेके चल रहे हैं साथ में। हमारा एम 2024 है, पर मेन एम हमारा 2028 है, जहाँ पे हमने हमारी पूरी टीम क्वालिफाई करवाने की कोशिश करेंगे। 2024 में ऑब्वियसली हमारे को इस बार एक फेंसर पार्टिसिपेट किया था, अगली बार हम कोशिश करेंगे हमारे 2 या 3 फेंसर क्वालिफाई करें। तो उसकी दिशा में चल रहा है। हमारे पास अच्छे फेंसर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स बहुत सारे हैं इंडिया में, बस उनको थोड़ी सी एक्सपोजर की कमी थी, जो अब गवर्नमेंट के और एसोसिएशन के सपोर्ट से वो भी कमी पूरी की जाएगी। तो होपफुली आने वाले समय में हमारे को बहुत सारे चीजें अलग अलग बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। जी जी जी। सागर जी, यदि मैं कहूँ आने वाले खिलाड़ियों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के अंत में? संदेश यही होगा कि खुद के ऊपर विश्वास करें, कभी खुद के गेम को या किसी को कभी कम ना समझे। हमारे पे बहुत बोलने की तरीके होते हैं कि फेंसिंग क्या है, किसी को भी मेडल ला सकता है, पर एक्चुअल में ग्राउंड पे जब बंदा उतरता है, जब खेलता है, तभी पता चलता है कि कोई भी गेम इतना इजी नहीं होता। हर गेम में बहुत मेहनत चाहिए, बहुत साल का कड़े परिश्रम होता है, जिससे कोई भी एक लेवल तक पहुंच सकता है। आपको निगेटिव के बोलने वाले या आपको पैर खींचने वाले बहुत सारे मिलेंगे, बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करते हैं। अपने खुद के ऊपर विश्वास करिए, अपने एम के ऊपर डटे रहिए, गोल लाइफ में सेट कीजिए और उस गोल को पाने के लिए किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार रहिए। मेहनत में कभी कम मत पड़िए। देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मेहनत से ही आप जिस मुकाम पे पहुंचना उस मुकाम पे पहुंच सकते हो। जी जी जी। तो कोशिश कभी मत छोड़िए लाइफ में। जी 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 जी।
सागर लघु जी, आपका समय काफी कीमती है। अब समय हो चुका है अपने इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का। मैं राजेश यादव और स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से अब आपसे विदा लेता हूं, लेकिन बहुत जल्द ही आपसे फिर एक बार एक नए प्लेटफॉर्म पर, एक नए मंच पर आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी। लेकिन तब तक मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आपकी मेहनत, परिश्रम, जिस प्रकार से आप भारतीय खिलाड़ियों को बना रहे हैं, सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, आपके सारे खिलाड़ी फेंसिंग में विश्व पटल पर जाकर भारतीय तिरंगे को पूरी आन बान और शान के साथ लहराए और हम सबको गौरवान्वित करे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। अब आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।